हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीरीज ऑफ चैप्टर वाइज ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स इन वन वीडियो फॉर योर बायोलॉजी नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। बच्चों, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर आप बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना चाहते हो तो उसके हर एक कंसेप्ट को याद करने के लिए आपको डायग्राम्स की हेल्प लेनी ही पड़ती है। और मोस्टली आप देखो तो जितने भी चैप्टर्स है सभी में आपको डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। नीट एग्जामिनेशन के अंदर भी ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो डायग्राम बेस्ड होते हैं, इसीलिए बायो के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा थ्योरी पर ध्यान देना। तो इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर कवर करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। आप जाकर के उसे देखें और जितने भी चैप्टर्स आपने अब तक नहीं कवर किए हैं उन्हें प्लीज़ कवर कर लीजिए, बिकॉज जब आप अभी से अपनी प्रैक्टिस करोगे, अभी से प्रिपरेशन करोगे, तभी आपका जो 2024 में नीट एग्जामिनेशन है उसके अंदर आप बायो के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको पीडीएफ एज वेल एज इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो बच्चों चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बच्चों इस वीडियो को देखो, पूरा देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यू विल नॉट एवर रिग्रेट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है फॉर योर नीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहली चीज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर चैप्टर ही न्यूरल है, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़, न्यूरॉन आखिर होता क्या है? न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है वो करता है न्यूरॉन के बेसिस पे, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर भी न्यूरॉन से बना होता है और वो फंक्शन भी न्यूरॉन की हेल्प से ही करता है। आखिर न्यूरॉन है क्या? इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इट इंक्लूड्स साइटोन, डेंड्रॉन एज वेल एज एक्सॉन। क्या क्या आ जाता है? ये आपका एक्सॉन है, दिस येलो पार्ट, ठीक है, ये आपका एक्सॉन पार्ट आ जाता है। एज वेल एज इसके अंदर आपको डेंड्रॉन्स देखने को मिलते हैं, डेंड्राइट्स देखने को मिलते हैं और लास्ट हमारा एक्सॉन, ठीक है। दिस इज क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेंड्रॉन्स में भी सेवरल, ये देखो आपको डेंड्राइट्स देखने को मिल रहे हैं, दीज आर डेंड्रॉन्स, ये आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो आपका एक्सॉन है वो हमेशा सिर्फ एक रहेगा। ये आप अपनी एनसीईआरटी चाहे अपने साथ लेकर बैठो और इसको लिख दो वहाँ पर कि जो डेंड्राइट्स या फिर आपके जो डेंड्रॉन्स हैं वो तो आपके हमेशा एक से ज़्यादा हो सकते हैं और एक्सॉन हमेशा एक रहेगा। डेंड्रॉन आखिर क्या करते हैं? डेंड्रॉन कैरी करते हैं इम्पल्स को टुवर्ड्स द सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। डेंड्रॉन इम्पल्स कैरी करने वाले जो सेल्स हैं वो होते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एफरेंट प्रोसेस, यानी कि आना। आप ऐसे याद कर सकते हो, कोई चीज़ आ रही है टुवर्ड्स इटसेल्फ, उसे वो हमारी किसके थ्रू हो रही है? डेंड्रॉन के थ्रू, तो इसे हम कहेंगे एफरेंट प्रोसेस। काफ़ी बच्चे होते हैं जो एफरेंट और ईफरेंट में कंफ्यूज होते हैं। और दूसरा है एक्सॉन कैरी इम्पल्स अवे। अवे मतलब एग्जिट हो जाना, ठीक है, वो दूर जा रहा है, इसका मतलब ईफरेंट, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एफरेंट, ठीक है। तो एक्सॉन कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी विच इज नोन एज ईफरेंट प्रोसेस। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, वो है साइटोन के अंदर क्या क्या आ जाता है। साइटोन हैज न्यूक्लियस, आप ये देखो, दिस इज द न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस? निसल्स ग्रैन्यूल,
दिस इज द, ये छोटे छोटे ऑरेंज रेड कलर में आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर निसल्स ग्रैन्यूल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल जाता है, न्यूरोफाइब्रिल्स एज वेल एज राइबोसोम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, ये आपको सारा का सारा साइटोन में प्रेजेंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद माइलिन शीथ, आपको कहाँ माइलिन शीथ दिख रही है, एक्सॉन के बाहर ये जो कवर्ड है ये है माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ इट कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट ओवर द एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन पर ये प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। माइलिनेटेड फाइबर्स, यानी कि जो माइलिन शीथ है इट इज एब्सेंट इन नोड ऑफ रैनवियर। वेयर इज नोड ऑफ रैनवियर, ये वाला पार्ट है आपका माइलिन शीथ और ये पार्ट है आपका नोड ऑफ रैनवियर। आप देख सकते हो यहाँ पर एंड हो रही है माइलिन शीथ, तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। दिस इज नोड ऑफ रैनवियर, जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है हमेशा। ठीक है, और एक्सॉन पे प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। एक्सॉन के पास एक साइनेप्टिक नॉब भी होता है, लास्ट में एंड में एक नॉब भी प्रेजेंट है जिसके अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब हमारा जो साइटोन है उससे एक्सॉन कैसे डिफरेंट है, वो ऐसे डिफरेंट है कि एक्सॉन के अंदर निसल्स ग्रैन्यूल नहीं होते जबकि साइटोन के अंदर निसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए एक्सॉन को डिपेंड होना पड़ता है साइटोन के ऊपर फॉर इट्स प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ठीक है, द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन, जो एक्सॉन का एंड है फ्रॉम ब्रांचेस विच इज नोन एज एर्बोराइजेशन विच एंड विद साइनेप्टिक नॉब, ये वाला जो पार्ट है एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट तो ये है, और ये जो ये लास्ट में दिखने को मिल रहा है ये है साइनेप्टिक नॉब जिसके अंदर आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है कैसे नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि आखिर कैसे इम्पल्स जनरेट होता है। पहली चीज तो आप ये जान लो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसी भी रेस्टिंग न्यूरॉन का, जहां पर कोई भी इम्पल्स नहीं आया है, उसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जबकि कोई एक्टिव न्यूरॉन जब होता है, जब उसके पास स्टिमुलस आ चुका है, उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल, दिस इज एक्शन पोटेंशियल। क्लियर, अब ये अगर कुछ भी समझ में ना आए तो इतना समझ लेना कि ये आपका क्या है, दिस इज योर एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन के अंदर ये वाला जो अंदर का पार्ट है दिस इज इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, क्या है, इंट्रासेल्युलर प्लेस। ये बाहर का पार्ट आपका है एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्लेस। ठीक है, अब क्या होता है इसमें आप देख सकते हो कि बाहर सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं और अंदर आपके पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बाहर आपके सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं और अंदर पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अंदर पोटेशियम आयन के साथ साथ ना एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो है प्रोटीन। ठीक है, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर जो चार्ज प्रेजेंट है वो भारी मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जब बाहर भी इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, अंदर भी इक्वल नेगेटिव चार्ज है, इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अब ये जो सोडियम है ये अंदर नहीं आ सकता, ये खुद अंदर नहीं आ सकता, ये चीज याद रहेगी। तो इस कंडीशन को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब चार्ज इक्वल है। क्लियर, अब क्या होगा, एक नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि भाई जो हमारा यहाँ पर सोडियम है वो अंदर आना स्टार्ट करता है, लेकिन वो ऐसे ही अंदर नहीं आएगा। जो सोडियम है ना वो खुद ब खुद अंदर नहीं आ सकता, लेकिन जो हमारा पोटेशियम है उसके पास एक, मान लो आप वीज़ा है उसके पास, वो किसी भी कंट्री में जा सकता है इजीली। ठीक है, तो वो इजीली आ जा सकता है इस तरीके से। तो हमारा जो पोटेशियम है वो इजीली मूव कर सकता है, लेकिन सोडियम अंदर नहीं आ सकता।
ठीक है। तो सोडियम के लिए सोडियम के गेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये रहे, ठीक है। ये सोडियम के गेट्स हैं जिससे सोडियम बाहर का अंदर आता है। अब ये क्या करेगा अंदर आकर, भाई जब ये डीपोलराइजेशन होता है तो ये अंदर आकर क्या करेगा, अंदर कुछ ऐसा होगा कि भाई जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, कोई भी एक स्टिमुलस आया, व्हेन अ न्यूरॉन रिसीव अ स्टिमुलस, यानी कि उसे डायरेक्शन मिली, उसको मूवमेंट करनी है, तो एक गेट है वोल्टेज गेटेड जिसको सोडियम चैनल कहते हैं। दिस इज द गेट, दिस इज द चैनल, ठीक है। एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज द चैनल। अब इस चैनल में से सोडियम अंदर जा रहा है, आप देख रहे हो एरो बने हुए हैं, सोडियम अंदर जा रहा है, सोडियम अंदर जा रहा है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, सिर्फ इस पार्ट में, आगे नहीं, देखो सिर्फ इसी पार्ट में आ रहा है जहां जहां चेंज हो रहा है, आगे नहीं हो रहा, आगे वही सेम कंडीशन है कि अंदर सारा नेगेटिव है और बाहर सारा पॉजिटिव है। लेकिन इस जगह पर आप देख सकते हो कि पोटेशियम तो बाहर जा रहा है और सोडियम अंदर आ रहा है, तो अंदर पॉजिटिव कंडीशन, बाहर नेगेटिव कंडीशन हो गई, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसे कहते हैं डीपोलराइजेशन। और हाँ, एक चीज जरूर मिस हुई है, वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 वोल्टेज के आसपास, ठीक है। तो हमारा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतना होता है, जो हमारा डीपोलराइजेशन है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये +30 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। -70 से डायरेक्टली +30 तक पहुंच जाता है। क्लियर है ये चीज? तो आपको समझ में आया कैसे सोडियम चैनल ओपन होते हैं और कैसे सोडियम अंदर आता है? क्लियर? जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाता है, बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड इनसाइड देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और न्यूरॉन कैसा हो जाएगा? डीपोलराइज हो जाएगा। तो इस मूवमेंट में, इस पार्ट पे देयर इज मूवमेंट ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ न्यूरॉन एंड दस एक लोकल सर्किट बन जाता है, ठीक है। एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सर्किट बन जाता है और इस तरीके से जो हमारा कंडक्शन है, इम्पल्स कंडक्शन जो है वो वर्क करता है। क्लियर? समझ में आया आप सभी को, है ना? और इसी की वजह से क्या होता है, आई गेस काफ़ी इजीली तरीके से समझ में आया होगा, इसी की वजह से क्या होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, जब यहाँ एक स्टिमुलस आ गया, सिर्फ इस पार्ट में काम हो गया, ठीक है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो चुका, नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है, इसको क्या मिल जाएगा, एक स्टिमुलस मिल जाएगा और इसके गेट चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम अंदर चला जाएगा, ओपनिंग द सोडियम चैनल कॉजिंग डीपोलराइजेशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरीके से डीपोलराइजेशन आगे आगे बढ़ती जाती है, जितनी लेंथ न्यूरॉन की होगी उस लेंथ तक। क्लियर? अब हम आते हैं केमिकल किस तरीके से साइनैप्स होता है। ये आपने देखा कि इम्पल्स किस तरीके से कंडक्ट होता है। अब हम देखते हैं केमिकल साइनैप्स कैसे होता है। केमिकल साइनैप्स के अंदर आप एक चीज़ याद रखेंगे कि पहली चीज़ प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन होती है, दूसरा साइनैप्टिक क्लेफ्ट और तीसरा पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखो डायग्राम में, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है प्री साइनैप्टिक, ये वाला प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये है आपका, ये जो स्पेस दिख रहा है, दिस इज साइनैप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इस पूरे को मिलाकर आप कहते हो साइनैप्स। ये रिसेप्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, पहचानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स को और न्यूरोट्रांसमीटर्स को अंदर आने देते हैं। दीज आर नथिंग बट न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये साइनैप्टिक वेसिकल्स है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रैप करके रख रहे हैं, ठीक है। नॉब्स आपने देखी थी, ये उसी नॉब का एक कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, एक एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज योर एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन का टर्मिनल। आया याद? हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये वाला जो स्ट्रक्चर देखा था, ये आपका साइनैप्स, ठीक है, और ये टर्मिनल और ये आपका ऊपर एक्सॉन। क्लियर? तो ये उसी को दिखा रहे हैं। हम बात करते हैं साइनैप्टिक वेसिकल जो होते हैं पूरी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर से फिल्ड होते हैं। जब एक इम्पल्स पहुंचती है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन तक, ये इस मेम्ब्रेन तक जब कोई इम्पल्स पहुंचेगी तो क्या होगा, उसकी वजह से कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाता है। देयर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। तो वो कैल्शियम के आयन अंदर क्यों आए? बिकॉज दे विल कॉज द मूवमेंट ऑफ साइनैप्टिक वेसिकल टू द सरफेस ऑफ द नॉब। अगर कैल्शियम अंदर नहीं आएंगे, कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होगा, तो साइनैप्टिक वेसिकल का, इसका, ये साइनैप्टिक वेसिकल का मूवमेंट नहीं होगा। और अगर ये साइनैप्टिक वेसिकल ऐसे नहीं आती है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को अपने अंदर ट्रैप नहीं कर पाएगी।
ठीक है, तो इसीलिए साइनेप्टिक वेसिकल जो है वो मूव हो पाती है क्योंकि कैल्शियम अंदर आता है, और वो जाकर के किसके साथ फ्यूज हो जाती है, साइनेप्टिक वेसिकल जाकर के आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ताकि इजीली जो रिसेप्टर्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स अंदर आए हैं वो इस साइनेप्टिक वेसिकल में जा सके और फिर ये डिटैच होके इस तरीके से प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, गेट रप्चर टू डिस्चार्ज देयर न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर है ये चीज? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हमारा जो न्यूरॉन है, एक्सॉन है, किस तरीके से कंडक्शन होती है इम्पल्स की, किस तरीके से साइनेप्सिस वर्क करते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।